हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, और ये इसका सेकंड पार्ट होगा। तो आइए सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन एक प्रकार का घटना होता है, और इस घटना में कोई चीज़ किसी सतह से टकराकर वापस आ जाता है। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर बॉल है, तो बॉल इस सतह से टकराकर जब वापस आ जाता है तो इसी घटना को हम बोलते हैं परावर्तन। तो यहाँ पर बॉल टकराकर वापस आया, तो यहाँ पर बोलते हैं बॉल का परावर्तन हुआ। यदि यहाँ से प्रकाश टकराकर वापस आ जाएगा तो हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके परिभाषा को अच्छे से समझ गए। अब आ जाते हैं इसके डायग्राम को देख लेते हैं। तो इसके डायग्राम में जो भाग है वो मैंने लिख दिया है, अब सभी भाग को एक एक करके देख लेते हैं। तो आइए परावर्तक सतह को सबसे पहले देख लेते हैं। परावर्तक सतह क्या है? तो जो सतह प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर देता है तो उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है इसका परावर्तन कर दिया है ये सतह, ये भी सतह, इसलिए इसका नाम जो है परावर्तक सतह पड़ा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अगले भाग पर, आपतित किरण क्या है? तो परावर्तक सतह पर आने वाली या तो पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और परावर्तक सतह की जिस बिंदु पर यह आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को हम एक नाम से जानते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये आपका आपतन बिंदु भी क्लियर हो गया। 3 टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं परावर्तित किरण क्या है? तो परावर्तक सतह से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। तो अब आ जाते हैं अभिलंब पे। तो परावर्तक सतह के आपतन बिंदु से डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री है। तो अभिलंब भी आप लोगों ने समझ लिया। अब आ जाते हैं आपतन कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो ये वाला कोण बनता है इसी को हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, और इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। अब हम जान लेते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये वाला जो कोण है ये परावर्तन कोण है, और इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो डायग्राम आप लोगों ने समझ लिया। तो अब आइए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला होता है प्रथम नियम और दूसरा होता है द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम हम देख लेते हैं। जब किसी दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन का घटना होता है, ये AB दर्पण है, इस पर प्रकाश का परावर्तन का घटना हुआ है, तब आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण ये वाली किरण, और अभिलंब, ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपतित किरण है जब दर्पण पर ऐसे पड़ती है तो परावर्तित किरण ऐसा नहीं होगा कि ये आपके तरफ आ जाएगा या तो बोर्ड के अंदर चला जाएगा। कहने का मतलब कि ये एकदम एक ही प्लेन में रहेगा, एक ही समतल में रहेगा। यही कहता है प्रथम नियम। तो यहाँ पर डायग्राम में भी मैंने बना दिया था। तो अब आ जाते हैं द्वितीय नियम पर। तो द्वितीय नियम है, जब किसी दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन का घटना होता है, ये दर्पण है तो इस पर प्रकाश का परावर्तन का घटना हो गया है, तब आपतन कोण, यहाँ पर जो कोण है ये आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर रहता है। यानी कि एंगल आई जो रहता है एंगल आर के बराबर रहता है। मान लीजिए एंगल आई 60 डिग्री है तो एंगल आर भी 60 डिग्री होगा। तो ये थे प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। तो इस नियम को समझने के बाद अब आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है दर्पण। तो दर्पण जो होता है एक प्रकार का कांच का टुकड़ा होता है जिसके पिछले सतह पर लेप या रचित किया गया होता है, जिसके कारण से दर्पण प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर पाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर दर्पण का यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है। वैसा कांच का टुकड़ा जिसका एक सतह रचित या लेप होता है तो उस कांच के टुकड़े को दर्पण कहते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाकर दिखा दिया है। ये जो है ये लेप या रचित किया गया है, और आगे वाला जो सतह है वो है परावर्तक सतह। ठीक है, तो डायग्राम आपका क्लियर हो गया। दर्पण किसे कहते हैं वो भी क्लियर हो गया। तो अब आ जाते हैं दर्पण के प्रकार पर। तो दर्पण जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का भी 2 भाग होता है, पहला होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल।
तो अभी हम गोलीय दर्पण को नहीं पढ़ेंगे, अभी हम समतल दर्पण को पढ़ेंगे। समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया। ये जो ए बी दर्पण है इसका जो परावर्तक सतह एकदम समतल है, यानी कि एकदम प्लेन है, तो इसी ए बी को हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण कहते हैं। तो अब आ जाते हैं समतल दर्पण के दूसरे टॉपिक को भी समझ लेते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की आपतित किरण का परावर्तन किस दिशा में होता है। तो ये जो ए बी है ये है समतल दर्पण, और ये जो सी ओ है आपतित किरण है जो कि ए बी के लंबवत पड़ रही है। तो इसका जो परावर्तन होगा तो किस दिशा में होगा इसका परावर्तन, इस दिशा में जाएगा या तो इस दिशा में जाएगा। तो इसका परावर्तन जो होगा वापस इसी पथ पर हो जाएगा, यानी कि वापस इसी मार्ग से हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपतित किरण आ रही है इस पर लंबवत पड़ रही है, तो जो परावर्तित किरण होगी इसी पथ से होते हुए सीधी निकल जाएगी। तो हम बोल सकते हैं CO जो है वो आपतित किरण हो जाएगी, और जो OC है वो हो जाएगी परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतित किरण और अभिलंब दोनों चूंकि एक ही में होगा है, इसलिए एंगल I नहीं बनेगा इसमें, यानी कि एंगल I 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों एक ही में होगा है, इसलिए परावर्तन कोण का निर्माण नहीं होगा और वो 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल I और एंगल R बराबर होगा कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। ठीक है, तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन को आप समझ लिए। तो अब आइए अगले टॉपिक की ओर और उसे भी समझ लेते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण को समझने से पहले हमें प्रतिबिंब को आम भाषा में समझना पड़ेगा। तो जो चीज़ आप आईने में देखते हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, या तो जो चीज़ आप सिनेमा घरों के पर्दों पर देखते हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, और जो चीज़ आप आईने में देखते हैं उसे एक नाम दे दिया गया है काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो चीज़ आप सिनेमा घरों के पर्दों पर देखते हैं उसे एक नाम दे दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। किसी दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण तभी होता है जब दो परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे कट करें या तो दर्पण के आगे। यदि वो दर्पण के पीछे कट करेंगी तो वो आईना वाला प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और यदि वो दर्पण के आगे कट करें तो वो सिनेमा घरों के पर्दों वाला प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन होता है कि जो परावर्तित किरणों का आपतित किरण है वो किसी वस्तु से होते हुए दर्पण पर पड़ना चाहिए। यदि वो वस्तु से होते हुए नहीं आएगा प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। इसी के आधार पर प्रतिबिंब का डिफिनेशन दिया गया है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से होते हुए दर्पण पर पड़ती हैं तथा दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें दर्पण के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये दोनों जो है आपतित किरणें हैं, और इस वस्तु से होते हुए ये किरणें दर्पण पर पड़ी। ठीक है, तथा दर्पण से परावर्तन के बाद, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ से होते हुए चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये एक समतल दर्पण है और ये आपतित किरण इसके लंबवत पड़ रही है, इसलिए परावर्तित किरण भी इसी मार्ग से होते हुए सीधी निकल जाएगी। ये जो आपतित किरण है ये वस्तु से होते हुए दर्पण पर पड़ी तथा दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ ऐसे निकल गई परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये परावर्तित किरण दर्पण के किस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए, तो यहाँ से ये बिंदु से ये आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये परावर्तित किरण जब इधर से चली गई तो ये परावर्तित किरण इस बिंदु से, दर्पण के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। और चूंकि दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर कट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और ये प्रतिबिंब आईना वाला प्रतिबिंब है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, और दूसरा प्रतिबिंब को यहाँ पर बताया गया है, या दर्पण के आगे परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं, ये जो परावर्तित होकर इधर चली गई किरण और ये जो परावर्तित होकर इधर चली गई किरण इधर, तो ये दोनों जहां एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जिसको कि हम सिनेमा घरों के पर्दों पर देखते हैं। और ये दोनों किरण लगता नहीं है कि आपस में कभी मिलेंगी, इसलिए यहाँ से एक और बात पता चलता है कि समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कभी नहीं होता है। ठीक है, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण ही होगा। तो प्रतिबिंब को समझने के बाद अब आइए हम काल्पनिक प्रतिबिंब के डिफिनेशन को भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप काल्पनिक प्रतिबिंब के डिफिनेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश की आपतित किरणें किसी वस्तु से होते हुए दर्पण पर पड़ती हैं तथा दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन। अब हम देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के डिफिनेशन को। तो जब
प्रकाश की आपतित किरणें किसी वस्तु से होते हुए दर्पण पर पड़ती हैं तथा दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें दर्पण के आगे जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं उसी बिंदु को हम वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये दोनों का डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया और दोनों प्रतिबिंब भी आपको समझ में आ गया और प्रतिबिंब का डिफिनेशन भी क्लियर हो गया और डायग्राम भी आप लोगों ने समझ लिया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण को लिखिए, तो एक आपतित किरण आप ऐसे भेजिएगा वस्तु से होते हुए कि ये सीधा समतल दर्पण पर लंबवत पड़े और दूसरे को थोड़ा आप टेढ़ी भेज दीजिएगा कि उसका परावर्तन हो जाए और पीछे से आप दोनों को मिला दीजिएगा, जहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही वहाँ पर मिला दीजिएगा, तो वहाँ पर एक बिंदु बनेगा और उसी बिंदु को हम काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो रहा है, इसका साइड इसके बराबर लग रहा है, तो इसलिए हम इसके विशेषताओं में लिख सकते हैं कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर रहता है और वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दर्पण से बराबर लग रहा है। देखिए, तो इसलिए आप विशेषता में एक और चीज लिख सकते हैं कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से इक्वल होती है। ठीक है, ये अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा दर्पण से, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा दर्पण से। ठीक है, तो हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण समझ लिए। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।